हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। तो लेट्स बिगिन। ये सारे टॉपिक्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिनका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये टॉपिक्स आपको यूपीएससी एंड एपीएससी बोथ के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे हमने उठाया है इंडियन एक्सप्रेस से। ये बात करता है फॉरेस्ट फायर की। उत्तराखंड का जो बिनसर फॉरेस्ट है, उसमें फॉरेस्ट फायर लगा हुआ है। तो फॉरेस्ट फायर से रिलेवेंट जो भी इंसिडेंट है, इंफॉर्मेशन है, ये हमें देता है। जीएस पेपर 3 हम इन्वायरमेंट और डिजास्टर वाले टॉपिक से इसको रिलेट कर सकते हैं, जो भी अपने सिलेबस का पार्ट होता है। द आर्टिकल डिस्कसेस द रिसेंट फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड बिनसार फॉरेस्ट। तो एक तो आपको ये एग्जांपल दे दिया है ना। एग्जांपल हो गया हाईलाइटिंग इशूज सच एज पुअर कोऑर्डिनेशन अमंग गवर्नमेंट एजेंसीज। गवर्नमेंट एजेंसी के लिए बीच में क्या हो जा रहा है? पुअर कोऑर्डिनेशन हो जा रहा है। इनएडिक्वेट सोर्सेज ऑफ फॉर फायर फाइटर्स। जो फायर फाइट करने वाले लोग हैं, उनके लिए रिसोर्सेज क्या है? इनएडिक्वेट है। चैलेंजेस पोज्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप किस गाड़ी से ऊपर नीचे जाना है फॉरेस्ट फायर वाले इलाके में। ठीक है, तो वो एक चीज हो जाती है। एंड ट्रेजिक ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। और ह्यूमन कॉस्ट आता है फॉरेस्ट फायर का, एनिमल कॉस्ट भी आता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी आता है, इकोनॉमिक कॉस्ट भी आता है। इसके बारे में ये सारी चीजें होने वाली है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड ओवरसाइट चैलेंज क्या है? सिलोड गवर्नेंस। सिलो सिलो मतलब होता है टुकड़ों वाइज। टुकड़ों वाइज काम चल रहा है। फॉरेस्ट जो एजेंसी अलग काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलग काम करेगी, तो टुकड़ों टुकड़ों में काम करके नहीं होता। इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है। तो ये सिलोड गवर्नेंस जो है ना, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो। इनफैक्ट गवर्नेंस वाले टॉपिक्स में भी यूज कर सकते हो एज अ कीवर्ड। लिमिटेड ओवरसाइट। ओवरसाइट जो है गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का एक लुक जो है कि कितना फॉरेस्ट फायर हो रहा है कि नहीं, क्या रूल और अंडरस्टैंडिंग है, वो कम है, लिमिटेड है। ऐसे ही कीवर्ड यूज करना चाहिए, लिमिटेड ओवरसाइट या लैक ऑफ ओवरसाइट। नो ओवरसाइट तो नहीं लिख सकते ना, ओवरसाइट होता है बट लिमिटेड होता है, ऐसे कीवर्ड यूज करने चाहिए। इंसेंटिव इश्यूज। लिटिल मोटिवेशन टू कंसीडर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन बियॉन्ड डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज। डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज के बाहर और कोई मोटिवेशन होता नहीं है। जो भी फॉरेस्ट फायर से डील करते हैं उन लोगों का, तो बहुत ज्यादा वो अपना मेहनत भी नहीं करता है। फॉरेस्ट फायर का जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स। फ्रॉम 241 फायर्स इन जनवरी टू जून 2023, 1309 फायर्स इन जनवरी टू जून 2024 इन उत्तराखंड। अब सोचिए, 241 लास्ट ईयर फॉरेस्ट फायर आया था, इतने फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंसेस थे। 241 से कितना हो गया है? 1309। फॉरेस्ट फायर का इंसिडेंट 6 गुना, ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स इंक्रीज कर गया। दैट इज ह्यूज। 241 टाइम भी बहुत ज्यादा है, और 1309 बहुत ही ज्यादा है। ये सीधे सीधे ये डेटा आपका यूज जाएगा। और कहीं भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक भी अगर आप आंसर में लिख रहे हो, तो भी इस डेटा को यूज कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक ओनली फॉरेस्ट फायर में ही लिखोगे। Unprecedented event. Recent fire threatened the core of Binsar Sanctuary, highlighting severity. कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू फायर सर्च। क्या क्या कंट्रीब्यूट करता है? जैसे कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये एक तो फैक्टर है ही। और वहां पे जो पेड़ पौधे हैं ना उत्तराखंड में, उसमें जो है चीर पाइन जो प्लांट्स होते हैं, उनका जो लीव्स होता है वो काफी हाईली इन्फ्लामेबल हो जाता है, सूख जाता है। तो ये भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा जाता है। ह्यूमन फैक्टर, कि आप गए वहां पे चिल करने उत्तराखंड के पहाड़ों पे, आपने सिगरेट फूका और सिगरेट फूक के और सिगरेट बट्स को फेंक दिया है ना। और अब इनफैक्ट लोग जाके वीड फूक के और सिगरेट बट्स को फेंक दिया। तो इससे भी क्या होता है, ह्यूमन फैक्टर जो केयरलेस अप्रोच है, कैजुअल जो अप्रोच होता है, उसके वजह से फॉरेस्ट फायर भी होता है। मिसगाइडेड फायर मैनेजमेंट। फायर मैनेजमेंट का एफर्ट बहुत अच्छा नहीं होना। सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन एंड लोकल परसेप्शन क्या है? कम्युनिटी फ्रस्ट्रेशन। विलेजर्स ग्रीवियंस ओवर लैक ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट सेंचुरी डिक्लेरेशन। जब से ये बिनसर को सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, तब से विलेजर्स का ग्रीवियंस है कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। पोटेंशियल आर्सन क्या है? कुछ विलेजर्स का एक ग्रीवियंस होगा, है ना, कि रिजॉर्ट टू फॉरेस्ट फायर टू प्रोटेस्ट एंड ड्रॉ अटेंशन टू देयर प्लाइट। कि फॉरेस्ट फायर करके लोगों का, जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ध्यान को अटेंशन करना, ये भी एक रास्ता हो जाता है। कॉल फॉर होलिस्टिक एक्शन एंड इंटीग्रेटेड प्लानिंग। नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एड्रेसिंग रूट कॉज इंक्लूडिंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। ये सब प्लानिंग में होना चाहिए।
इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान लेना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, कम्युनिटी एंगेजमेंट ये करना चाहिए, प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन के स्ट्रैटेजीज लेने चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव करने से ये सब काम होलिस्टिक एक्शन में ले सकते हैं हम लोग। क्या क्या लेसन लर्न कर सकते हैं हम लोग बिनसार फायर, फॉरेस्ट फायर का जो इंसिडेंट है? एक तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो है ही, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में मल्टीपल गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व रहती हैं, है ना? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर सर्विस, इमरजेंसी, एम्बुलेंस सर्विसेज, एयरफोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल लीडरशिप, सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है इन चीज़ों को रुकता है। मतलब फॉरेस्ट फायर जो जल्दी रुकना चाहिए वो रुक नहीं पाता है। इन एडिक्वेसी ऑफ फिजिकल रिसोर्स प्रोवाइड टू फायर फाइटर, फायर फाइटर मोस्टली वॉलेंटियर ऑन डेली वेज, फायर फाइटर जो है वो डेली वेज वाले होते हैं और वो भी वॉलेंटियर कर रहे होते हैं कि चलो मैं आग बुझाने जाता हूँ। इसेंशियल गियर नहीं होता, फायर रेजिस्टेंस क्लोथिंग नहीं होती, उनका मास्क नहीं होता, ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए क्योंकि जहाँ फायर जल रहा होता है और नेचुरल सी बात है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ पे काफी बढ़ जाता है। ट्रेजिक फैटलिटीज इंक्लूडेड यंग वॉलेंटियर्स, रेजिंग क्वेश्चन अबाउट ट्रेनिंग एडुकेसी। यंग वॉलेंटियर्स का भी डेथ हुआ है फायर फाइटिंग से निपटते हुए। तो ये दिखाता है कि जो ट्रेनिंग उनकी हुई है वो काफी एडिक्वेट नहीं हुई है। Economic and human cost of poor physical infrastructure, appalling road condition hindered across access for fire engine and ambulances, फायर इंजन और एम्बुलेंस को एक्सेस नहीं मिल पाता है, ये और ज्यादा मिजरी को बढ़ा देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नेग्लेक्ट पोज रिस्क टू लाइव एंड नेशनल रिसोर्स इम्पैक्टिंग इमरजेंसी रिस्पॉन्स। वैल्यू ऑफ पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन की वैल्यू नेग्लेक्ट की जाती है। रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हाईलाइटेड, पोटेंशियल फॉर इनहेंस कोलेबोरेशन। ऐसे क्राइसिस के टाइम पे कोलैबोरेशन को बढ़ा देना चाहिए, कोलैबोरेशन के बारे में देखना चाहिए, कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। कम्युनिटी हिस्टोरिकली फॉरेस्ट फायर को कौन बुझाता होगा? कम्युनिटीज ही बुझाती होंगी, जो आसपास लोकल कम्युनिटीज जो रहती हैं, क्योंकि लॉस भी फॉरेस्ट फायर से उनका काफी ज्यादा होता है ना? तो उनको इन्वॉल्व कैसे करना है, उनको कैसे इंसेंटिवाइज करना है, इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, इनहेंस ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट, क्योंकि इसका कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, रोड वोड जो है उसको मेंटेन कर लिया जाए। यूनिफाइड कमांड, फायर से निपटने के लिए एक यूनिफाइड कमांड बहुत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉलिसी रिव्यू, कंसीडर रीइंस्टेटिंग इंसेंटिव फॉर लोकल कम्युनिटी टू सपोर्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट। द विंसार फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट अंडरस्कोर्स क्रिटिकल गवर्नेंस, resource allocation and community engagement issues. Addressing these through improved coordination, adequate resource, strategic partnership is crucial to mitigating future risk and protecting India's natural heritage effectively. Second topic की बात करते हैं, शुड एजुकेशन बी ब्रॉट बैक टू द स्टेट लिस्ट इन इंडिया? क्या एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में वापस ले आना चाहिए क्या? ये टॉपिक हम लोग देखते हैं। The article discusses the historical context and current debate surrounding the placement of education in India's legislative list. बात ये चल रही है कि देखो एजुकेशन इंडिया में किस लिस्ट में हुआ करता था? सेवेंथ शेड्यूल करके एक शेड्यूल है, वो आपको पता होगा ना। टोटल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल हैं आप बताइए, कमेंट करके बताइए। जितने शेड्यूल हैं उसमें से सेवेंथ शेड्यूल में क्या आता है कि हम टॉपिक्स को कहाँ डिवाइड करते हैं? टॉपिक्स को कहाँ डिवाइड करते हैं? हम टॉपिक्स को यूनियन लिस्ट में डिवाइड करते हैं, टॉपिक को हम लोग स्टेट लिस्ट में डिवाइड करते हैं या कंकरेंट लिस्ट में। तो एजुकेशन पहले कहाँ हुआ करता था? स्टेट लिस्ट में। अभी कहाँ है? कंकरेंट लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में है तो उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? स्टेट के ऊपर है। और कंकरेंट लिस्ट में है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर भी है और सेंटर के ऊपर भी है। सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है। तो अभी डिबेट ये आ रहा है, जैसे आप फेलियर्स देख रहे हैं एग्जाम कंडक्ट कराने में, करप्शंस देख रहे हैं, चाहे नीट का हो चाहे यूजीसी नेट का हो, तो इन सब के वजह से बात ये होने लगा है, उठने लगा है, क्या एजुकेशन को वापस कनकरेंट से उठा के क्या स्टेट लिस्ट में डाल देना चाहिए कि नहीं डाल देना चाहिए? कंट्रोवर्सीज आपको पता ही है, बैकग्राउंड एक एक करके आप सुन लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो ब्रिटिशर्स रहा करते थे, तो एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, मतलब आज के स्टेट सब्जेक्ट जैसा ही था। और जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, एजुकेशन स्टेट लिस्ट का ही पार्ट रहा। 1976 में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का नंबर क्या है? 42nd। 42nd अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि उससे बहुत सारा अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट करके एजुकेशन को कहाँ डाल दिया गया? कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। 1978 में रिवर्सल का अटेम्प्ट हुआ,
44th constitutional amendment proposed by Janata Party aimed to return education to the state list but did not pass uniformly through parliament. बट कंकरेंट से स्टेट लिस्ट में जो अटेम्प्ट था पास करने का वो पास नहीं हुआ। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन कहाँ है? कंकरेंट लिस्ट में। इंटरनेशनल प्रैक्टिस क्या कहती है वो भी हमें समझना पड़ेगा। यूएस में क्या होता है? स्टेट सेट एजुकेशनल स्टैंडर्ड, कंडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड ओवरसी इंस्टीट्यूशन with federal oversight focusing on financial aid and policy guidance। फेडरल ओवरसाइट मतलब वहां सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ क्या करती है? फाइनेंशियल एड पर फोकस करती है और पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करती है, बाकी सारा काम स्टेट देखता है। कनाडा में एजुकेशन इज मैनेज एंटायरली बाय प्रोविंसेस मतलब स्टेट, है ना, एम्फेसाइजिंग लोकल ऑटोनॉमी एंड टेलर्ड एजुकेशन पॉलिसी। टेलर्ड मतलब हर स्टेट के लिए अलग, स्पेसिफिक। टेलर के पास जाओगे तो आपके नाप के कपड़े अलग बनाएगा कि मेरे नाप के अलग बनाएगा, वही टेलर्ड एजुकेशन पॉलिसी। जर्मनी में लेजिस्लेटिव पावर फॉर एजुकेशन रिसाइड विद द स्टेट्स, रीजनल कंट्रोल फोकस करता है। साउथ अफ्रीका गवर्न्ड बाय नेशनल डिपार्टमेंट फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन विद प्रोविंसेस मैनेजिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अलाइन विद नेशनल फ्रेमवर्क। तो ये सारा ग्लोबल प्रैक्टिसेस हो गया। अब बात ये हो रहा है आर्गुमेंट्स फॉर ब्रिंगिंग एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट। डायरेक्टली ऐसे ही आप एग्जाम में लिख सकते हो, है ना, यही सब हेडिंग के साथ लिख सकते हो कि अगर एजुकेशन को स्टेट लिस्ट में लाना होगा तो उसके लिए क्या आर्गुमेंट, सपोर्टिव आर्गुमेंट। तो पहला, ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्टेट कैन टेलर एजुकेशन पॉलिसीज टू लोकल कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड सोशल कंटेक्स्ट, पोटेंशियली इनहांसिंग इफेक्टिवनेस एंड रेलेवेंस। ऑब्वियस बात है, लोकल कल्चर के हिसाब से, लिंग्विस्टिक एंड सोशल कंटेक्स्ट के हिसाब से। अकाउंटेबिलिटी, localized governments may improve accountability and responsiveness to educational need and challenges। Diverse need, India's vast diversity necessitate flexible education policies। कैसा एजुकेशन पॉलिसी चाहिए इंडिया में? फ्लेक्सिबल चाहिए, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत है। दैट केटर टू रीजनल डिफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज। तो लोकल गवर्नेंस की अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी, डाइवर्स नीड भी केटर हो जाएगा, ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी। और साथ में यहाँ पे हम फोर्थ पॉइंट लिखना होगा तो ग्लोबल प्रैक्टिसेस भी लिख सकते हैं, उसमें कनाडा यूएस का एग्जांपल भी दे सकते हैं। ग्लोबल प्रैक्टिसेस कनाडा एंड यूएस, अगर ये आंसर मेकिंग में हमें लिखना हुआ तो। आर्गुमेंट अगेंस्ट मूविंग एजुकेशन टू द स्टेट लिस्ट, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्ड। एक यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन का रहना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया, और एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। अगर अलग अलग स्टेट पे छोड़ देंगे, किसी स्टेट का एजुकेशनल स्टैंडर्ड अच्छा होगा, किसी का वीक हो जाएगा, नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। कॉम्पिटिटिवनेस जो है हर स्टेट वाइज डिफर करने लग जाएगा, है ना। आईआईटी या फिर कोई भी नीट या किसी एग्जाम की बात करते हैं तो एफिशिएंसी, central oversight can streamline administrative process, reducing duplication and improving resource allocation। resource allocation इससे efficient होता है। economies of scale, कोई काम आप छोटे स्केल पे करो तो ज्यादा खर्चा लगता है, बड़े स्केल पे करो तो उसके कंपेरेटिवली परसेंटेज में खर्चा क्या जाता है? कम। उसको क्या बोलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेंट्रल एजेंसी कैन बेटर मैनेज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड एड्रेसेस नेशनल लेवल इश्यूज एफिशिएंटली। नेशनल लेवल इश्यूज को एफिशिएंटली इशू कर सकता है। चैलेंजेस विथ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच मतलब सेंट्रल अप्रोच, कि एक ही एजुकेशन पॉलिसी या एक ही तरह का पॉलिसी पूरे स्टेट पे लागू होगा, इसको क्या बोलते हैं? वन साइज फिट्स ऑल। आप शूज खरीदने जाते हो, क्या हर कोई एक ही साइज का खरीदता है? क्या नहीं, अलग अलग साइज का। एक साइज सबको फिट आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के क्या चैलेंजेस हैं वो हम समझते हैं। इंडियाज वास्ट डाइवर्सिटी नेसेसिएट फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए क्योंकि डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लोकल नीड है, कल्चरल कंटेक्स्ट है, तो इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। क्या क्या एक्सपेंडिचर होता है एजुकेशन को लेके? जितना, अगर मान लीजिए 100 रुपीज एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है, उसमें से 15% सेंटर खर्च करता है, स्टेट 85% खर्च कर रहा है, तो फिर स्टेट लिस्ट में क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, जब मैक्सिमम खर्चा स्टेट का ही है? स्टेट बियर द मेजोरिटी ऑफ फाइनेंशियल बर्डन इन एजुकेशन। ये डेटा आपको एग्जाम में मेंशन करना चाहिए, है ना, जब आप प्रो वाली बात करो कि क्यों स्टेट लिस्ट में जाना चाहिए। रिसेंट इशू एंड लेसन, नीट एंड एनटीए कंट्रोवर्सीज आप देख ही रहे हो, क्या कंट्रोवर्सीज है। प्रपोजल फॉर ऑटोनॉमी एंड टेलर्ड पॉलिसी, क्या क्या प्रपोजल है ऑटोनॉमी के लिए। मूविंग एजुकेशन टू स्टेट लिस्ट, एम्पावर्ड स्टेट टू डिजाइन देयर सिलेबस, सिलेबाई मतलब प्लूरल हो गया। एजुकेशनल फ्रेमवर्क सूटेड टू लोकल रिक्वायरमेंट, फैसिलिटेट रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में पॉलिसीज कैसा होना चाहिए? ज्यादा रेस्पॉन्स वाला। प्रोफेशनल कोर्सेज होने चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या हो?
सेंट्रल ओवरसाइट हो और ऑटोनॉमी लोकल हो। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन का काम हो, जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन, यूजीसी, एआईसीटी, ये ऐसा अपना काम करते रहे। लेकिन फोकस किस पे होना चाहिए? कस्टमाइजेशन ऑफ पॉलिसीज व्हाइल एडहरिंग टू नेशनल क्वालिटी नॉर्म्स। नेशनल क्वालिटी नॉर्म को फॉलो करो और पॉलिसीज को कस्टमाइज स्टेट्स के नीड के हिसाब से भी किया जा सकता है। कॉल फॉर प्रोडक्टिव डायलॉग। डायलॉग कैसा हो? प्रोडक्टिव हो। Advocates for a balanced approach considering both centralized oversight and state autonomy. Emphasizes the importance of collaborative effort to enhance educational outcome across India. अब हम बात करेंगे थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, जो बात करता है कोर्ट ऑन क्लाइमेट राइट। क्लाइमेट राइट पे कोर्ट क्या बोलता है, खासकर इंडियन कोर्ट क्या बोलता है, उसके बारे में ये टॉपिक है। एंड दिस टॉपिक वी हैव पिक्ड अप फ्रॉम द हिंदू। ये आपको कहाँ हेल्प करेगा? ये आपको जीएस पेपर 3 में हेल्प करेगा एंड जीएस पेपर 2 में हेल्प करेगा। जीएस पेपर 2 में क्यों करेगा? क्योंकि बात राइट्स की हो रही है। राइट्स कहाँ मिलेगा आपको? पॉलिटी में मिलेगा। क्लाइमेट कहाँ मिलेगा आपको? एनवायरमेंट में मिलेगा। दोनों में आपको हेल्प कर सकता है। द आर्टिकल एक्सप्लोर्स द रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रीलिम्स में भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो रिसेंट जजमेंट होता है ना, हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इन द केस ऑफ एम के Ranjit Singh and ORS versus Union of India and others, which has had a profound impact on India's legal approach to climate change. Climate change के अंदर इंडिया के ऊपर ये प्रोफाउंड इम्पैक्ट लेके आया है। अब इस केस में क्या हुआ? इशू क्या था? कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन थ्रू द हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान और गुजरात की बात करें, राजस्थान में अपना जो एक पक्षी होता है जिसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काफी हैवी होता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है। तो यहाँ पे बहुत सारा सोलर और विंड के प्लांट्स और ये सब लग रहा है। अब इनके वजह से वहां पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, जिससे ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उड़ नहीं पाते हैं, इनका स्ट्रैंगुलेट होके फंस के डेथ हो जाता है, या फिर इलेक्ट्रिक्यूट होके भी इनका डेथ हो जाता है। गवर्नमेंट का क्लेम क्या है? प्रीवियस कोर्ट ऑर्डर प्रोटेक्टिंग द बर्ड हैबिटेट हिंडर्ड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। पहले कोर्ट ऑर्डर ने जो बर्ड के हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट उससे रुक गया, क्योंकि इस एरिया में क्या होता था? सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे काफी ज्यादा काम होता है। कोर्ट का डिसीजन क्या हुआ? प्रायोरिटाइज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। कोर्ट का डिसीजन है कि ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी का डेवलपमेंट हो सके, जिससे कि हम क्लाइमेट चेंज को भी एड्रेस कर पाए। अब बात करते हैं न्यूली रिकॉग्नाइज्ड क्लाइमेट राइट क्या क्या है। राइट टू लाइफ आपको पता ही है, आर्टिकल 21। राइट टू इक्वालिटी भी आपको पता है, आर्टिकल 14। इम्प्लीकेशन क्या है? सिटीजन कैन डिमांड गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट। एडवर्स इफेक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए हम आर्टिकल 21 के तहत किससे डिमांड कर सकते हैं? स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। ये एक लैंडमार्क इम्प्लीकेशन है। पोटेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है? ओपन द डोर टू क्लाइमेट लिटिगेशन। अब इससे क्लाइमेट लिटिगेशन जो होंगे, क्लाइमेट रिलेटेड केसेस जो होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चैलेंजेस एंड अनरिजॉल्व क्वेश्चन क्या है? की कंसर्न क्लीन एनर्जी फोकस, पोटेंशियल ओवर एम्फेसिस ऑन लार्ज स्केल क्लीन एनर्जी एज द मेन पाथवे टू अवॉइड क्लाइमेट हार्म। क्लाइमेट हार्म को अवॉइड करने के लिए लार्ज स्केल क्लीन एनर्जी अगर हमारे पास होगा तो क्लाइमेट हार्म से बचा जा सकता है। क्लाइमेट एडाप्टेशन, क्लाइमेट एडाप्टेशन करना पड़ेगा, रेजिलियंस को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म को बढ़ाना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी है इसमें। गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है? इम्प्लीकेशन फॉर द न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट पॉलिसी एजेंडा में ये चीजें आएंगी, कितनी आएंगी, ये सारी बातें। अप्रोचेस टू रियलाइज क्लाइमेट राइट। क्लाइमेट राइट को हम लोग कैसे रियलाइज कर सकते हैं? जुडिशियल डिसीजन की वजह से कर सकते हैं क्या? स्लो एक्रेशन, ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ जुडिशियल डिसीजन अराउंड द क्लाइमेट राइट। धीरे धीरे जुडिशियल डिसीजन किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? क्लाइमेट क्लाइमेट राइट्स की तरफ बढ़ रहा है। लिटिगेशन प्रोलिफरेशन, एनहांस लिटिगेशन अराउंड क्लाइमेट क्लेम। क्लाइमेट से रिलेटेड क्लेम्स की तरफ भी हमारे लिटिगेशन धीरे धीरे अब और बढ़ेंगे। पैचवर्क प्रोटेक्शन, रिस्क ऑफ क्रिएटिंग एन इनकम्प्लीट पैचवर्क ऑफ जुडिशरी लेड प्रोटेक्शन। अगर मान लो जुडिशरी आपको कोई राइट्स देती है, तो एक केस में थोड़ा राइट मिल गया, दूसरे केस में थोड़ा राइट मिल गया, तीसरे केस में कोई जजमेंट आया कुछ और मिल गया, तो इसको क्या बोलोगे? पैचवर्क बोलोगे, है ना, कि छोटा छोटा कुछ 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 एलिमेंट मिल रहा है। अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, तो लॉ बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे पॉइंट एक ही बार आ जाएंगे, तो वो राइट्स क्या मिल जाएंगे? एक ही बार में कॉम्प्रिहेंसिव मिल जाएंगे।
डिपेंडेंसी ऑन पॉलिसी एक्शन, रियलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट राइट कंटिजेंट ऑन सब्सिक्वेंट पॉलिसी। क्लाइमेट राइट तब मिलेगा जब उसके ऊपर क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लेके आ जाती है उस पर पता चलेगा। फ्रेमवर्क लिमिटेशन, लेस लाइकली टू प्रोवाइड एन ओवर आर्चिंग फ्रेमवर्क टू गाइड फ्यूचर पॉलिसी। ओवर आर्चिंग मतलब एक कंप्लीट फ्रेमवर्क, इसका अभी लाइकलीहुड कम दिख रहा है। क्लाइमेट लेजिस्लेशन क्या है? क्लाइमेट लेजिस्लेशन ये प्रीफर्ड अप्रोच है। लेजिस्लेशन कौन करता है आपको पता है? पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज करते हैं। तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा जुडिशियल डिसीजन से। कोर्ट का रिकॉग्निशन, absence of umbrella legislation related to climate change in India। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन नहीं होना, ये ये एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ये कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो क्लाइमेट लेजिस्लेशन होना चाहिए, क्लाइमेट से रिलेटेड लेजिस्लेशन। हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड एक्ट वैक्ट जाने। फ्रेमवर्क लेजिस्लेशन बेनिफिट, विजन सेटिंग, establishes a comprehensive vision for engaging with climate change across sectors and regions। Institutional creation, create necessary institution and endow them with power। एक necessary institution create करे और उनको ज़्यादा ज़्यादा power दे। Structured governance, puts in place process for structured and deliberative governance in anticipation of and reaction to climate change। International experience, draws from the experience of other countries with framework legislation। ये सारा काम कोर्ट को करना, कोर्ट को नहीं, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेशन से क्या फायदा होगा? ये सारा फायदा होगा कि एक विजन को सेट किया जा सकता है, एक नया इंस्टीट्यूशन जो क्लाइमेट चेंज को राइट्स को इंश्योर करेगा ये हो सकता है, गवर्नेंस और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को हम उसमें यूज कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसे टॉपिक्स जो होते हैं ना थोड़ा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होते हैं अगर आपने बेसिक पॉलिटी नहीं पढ़ा हुआ है। बेसिक पॉलिटी पढ़ा हुआ है तो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव एक्शन मतलब लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अगर लॉ बन जाता है, जैसे कि आपको लॉ है ना, मनरेगा भी एक लॉ है ना, मनरेगा के ऊपर भी लॉ बना, फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी लॉ बना, तो क्लाइमेट चेंज से सिक्योरिटी के ऊपर भी लॉ बन सकता है। इनैक्ट न्यू लेजिस्लेशन टू एक्टिवली रियलाइज द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट, कॉम्प्रिहेंसिव हो, इंस्टीट्यूशंस को और ज्यादा क्या करे? स्ट्रेंथन करे। टेलरिंग क्लाइमेट लेजिस्लेशन फॉर इंडिया, अवॉइड ब्लाइंड कॉपिंग। हम लोग किसी और कंट्री से ब्लाइंड कॉपिंग करेंगे तो इंडिया के नीड्स के अकॉर्डिंग वो नहीं होगा। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांजिशन, एम्फेसिस ऑन ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर एज हाईलाइटेड इन रंजीत सिंह जजमेंट। रंजीत सिंह जजमेंट क्या बोलता है? कि हमें लो कार्बन एनर्जी फ्यूचर की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए। ये वाला इतना अच्छा कीवर्ड है, इसको आप GS2, GS3, है ना, GS4, GS5 में भी जहां जगह पर वहां यूज कर सकते हो, ऐसे हर जगह यूज कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर दैट दिस स्टेटमेंट, emphasizing on transition to a low carbon energy future as highlighted in रंजीत सिंह जजमेंट। तो यहाँ जजमेंट भी आ जा रहा है और उससे रिलेटेड लॉ बन जाए, है ना। तो ये पूरा स्टेटमेंट मिला के आप यूज कर सकते हो। ब्रॉडर फोकस बियॉन्ड लो कार्बन एनर्जी, लो कार्बन एनर्जी के अलावा फोकस हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हो, एडाप्टेशन के मेजर्स पे हो कि हम कैसे ही हीट से, इतना ज्यादा हीट आया फिर अचानक से फ्लड आ रहा है, कैसे हम लोग रेजिलियंस करें, क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, मैंग्रोव्स को, सोशल इक्विटी, मेन स्ट्रीमिंग क्लाइमेट चेंज, इंटीग्रेट क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन इनटू इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोसेस। चैलेंज ऑफ ए सिंगल ओमनिबस लॉ, सिंगल ओमनिबस लॉ क्या हो सकता है? एडाप्टेशन, एडाप्टेशन आपको पता है, वैरायटी ऑफ एक्शन दैट आर मीन टू रिड्यूस और कॉम्पनसेट फॉर अडाप्ट टू एडवर्स इम्पैक्ट दैट अराइज फ्रॉम चेंजेस इन द अर्थ क्लाइमेट, इसको हम बोलते हैं एडाप्टेशन। गर्मी हो गई, अब गर्मी हो गई क्या करें? एसी लगाओ, एक तरह से एडाप्टेशन बोल सकते हैं। मिटिगेशन, गर्मी हो गई है, गर्मी को रोको, क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट ही नहीं हो, पेड़ लगाओ, है ना। एक्शंस or changes in societal behavior taken to reduce or eliminate greenhouse gas, remove greenhouse gas from atmosphere to prevent significant adverse climate gas। इसमें पेड़ लगाओ, इसमें एसी लगाओ। एडाप्टेशन मतलब एसी लगाओ तो गर्मी बढ़ गई है सुकून मिलेगा। मिटिगेशन मतलब आप क्लाइमेट चेंज होने ही मत दो, उसका एडवर्स इम्पैक्ट होने ही मत दो, मतलब पेड़ लगाओ। तो ये सब काम करना चाहिए। फिजिबिलिटी, एडाप्टेशन पे फोकस। लर्निंग फ्रॉम इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, रेगुलेटरी लॉ कहाँ है? यूके में है, यूके नेशनल कार्बन बजट। इनेबलिंग लॉ कहाँ है? इनकरेजेस डेवलपमेंट फोकस्ड डिसीजन अक्रॉस वेरियस सेक्शन एम्फेसाइजिंग बोथ मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन। ये केन्या का अप्रोच है, हमें दोनों पे फोकस करना चाहिए। मिटिगेशन का इफेक्ट आने में टाइम लगेगा, तब तक एडाप्टेशन तो अपना जगह दिखाए।
enabling law for low carbon and climate resilient development, procedural focus, create institution, process, standard, नॉलेज शेयरिंग करना होगा, एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिठाना होगा, रिपोर्टिंग करना होगा, फेडरलिज्म एंड डिसेंट्रलाइजेशन पे बात करते हैं, कोहेरेंट नेशनल एक्शन, इंश्योर द लॉ वर्क्स विद इन इंडियन फेडरलिज्म, तो इसके लिए हमें एक डिसेंट्रलाइज वर्क लॉ बनाना होगा, सब नेशनल गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी हमें एम्पावर करना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, एड्रेसेस एरियाज लाइक अर्बन पॉलिसी, एग्रीकल्चर, वाटर विच फॉल अंडर स्टेट और लोकल अथॉरिटी, तो हम कंकरेंट सब्जेक्ट पे भी फोकस करें, इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन पे फोकस करें, बियॉन्ड गवर्नमेंट बिजनेसेस को भी इन्वॉल्व करें, सिविल सोसाइटीज को भी इन्वॉल्व करें, कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करें, इनके एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करें क्लाइमेट इम्पैक्ट को कम करने के लिए, डाइवर्स वॉइसेस को हम जगह दें, प्रिंसिपल फॉर एन इफेक्टिव इंडियन क्लाइमेट लॉ के लिए क्या प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, होलिस्टिक हो, प्रोसीजरल एम्फेसिस हो, फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग इनेबलिंग प्रोसीजर रादर देन सोनली रेगुलेटिंग, खाली रेगुलेट इमिशंस को कार्बन को कम करो, इससे कोई खास फायदा नहीं होगा, इंक्लूसिविटी, फोस्टर पार्टिसिपेशन फ्रॉम डाइवर्स सेक्शन, फेडरलिज्म जिससे कि नेशनल कोहेरेंस आए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ टॉपिक की तरफ बात करते हैं, इंडियन कल्चर अर्निंग ग्लोबल रिकॉग्निशन, इसको आप GS1 से रिलेट कर सकते हो, कल्चर से, है ना, GS2 से भी रिलेट कर सकते हो, उसके अलावा SA से भी रिलेट कर सकते हो, GS2 में क्योंकि IR वाला सेक्शन होता है, ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात यहाँ पे चल रही है इस वजह से। तो ये मोदी जी की मन की बात आती है, आपको पता है मन की बात रेडियो प्रोग्राम में आती है, यहाँ पे ये सारी बातें हो रही हैं। द आर्टिकल डिस्कसेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिमार्क ड्यूरिंग हिज मंथली रेडियो प्रोग्राम मन की बात, हाईलाइटिंग द ग्रोइंग ग्लोबल रिकॉग्निशन ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर का जो रिकॉग्निशन है वो वर्ल्ड में ग्रो कर रहा है, उसकी बात मोदी जी करते हैं मन की बात में। तो पहली बात, कुवैत रेडियो हिंदी प्रोग्राम, कुवैत में हिंदी में रेडियो प्रोग्राम चलता है और वहाँ हिंदी, जो कुवैत इंडिया से लोग कुवैत जाते हैं वो लोग सुन रहे होते हैं, संगीत गाने बहुत सारी चीजें सुन रहे होते हैं, तो इसको हाईलाइट किया है और प्रेज किया है मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में। ठीक है, जब आप डायस्पोरा वाली बातें लिखो, डायस्पोरा, जब आप IR पढ़ते हो और डायस्पोरा के बारे में लिखो, तो ये सब एग्जाम्पल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुवैती गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्पेशल प्रोग्राम ऑन इट्स नेशनल रेडियो इन हिंदी, the program airs every Sunday for half an hour featuring various aspects of Indian culture. Show is popular among the Indian community in Kuwait and is gaining interest from local population. तुर्कमेनिस्तान ने ट्रिब्यूट दिया है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को, क्या दिया है इनमें, तुर्कमेनिस्तान सेलिब्रेटेड द 300th बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ नेशनल पोएट, 300 है। As per the celebration, the president of Turkmenistan unveiled status of 24 famous poet from around the world. तो 24 फेमस पोएट में एक पोएट कौन थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्योंकि इनका तो 300 ईयर्स तो ऑब्वियसली नहीं हुआ। Among these statues is one of the Gurudev Rabindranath Tagore, highlighting India's cultural significance. तो मोदी जी ने emphasize किया कि ये बहुत ऑनर की बात है कि इंडिया के किसी पोएट को उसमें जगह मिला। सेलिब्रेशंस ऑफ इंडियन हेरिटेज इन द कैरिबियन, कैरिबियन जो आइलैंड्स है जहाँ पे अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, है ना, वर्ल्ड कप देखे ना आप लोग, T20 वर्ल्ड कप, इन जून सूरीनेम, सेंट विंसेंट एंड द ग्रैंडिस सेलिब्रेटेड देयर इंडियन हेरिटेज को सेलिब्रेट किया। दिस सेलिब्रेशन वेयर मार्क्ड बाय फुल zeal and enthusiasm, showcasing the strong cultural connection between these countries. इंडियन अराइवल डे इन सूरीनेम, इंडियन अराइवल डे मनाया जा रहा है सूरीनेम में। इंडियन कम्युनिटी इन सूरीनेम सेलिब्रेट्स जून 5 एज इंडियन अराइवल डे एंड प्रवासी दिन। बोथ हिंदी एंड भोजपुरी आर वाइडली स्पोकन, भोजपुरी भी बोला जाता है सूरीनेम में। इंडियन हेरिटेज डे इन सेंट विंसेंट एंड द Grenadines. Around 6,000 people of Indian origin live in St. Vincent and Grenadines. Communities celebrated Indian Heritage Day with great jubilation on June 1. Modi highlighted the pride and enthusiasm with which the Indian diaspora वर्ड आया ना, celebrate their heritage. तो जहाँ डायस्पोरा का एग्जाम्पल लिखना होगा ये सब आप लिख सकते हो, और मोस्ट प्रोबेबली डायस्पोरा पे क्वेश्चंस मेंस में आएगा इस साल, चाहे APSC में आए चाहे UPSC में आए। 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा डे तो सेलिब्रेट होता ही है तो हर जगह। सऊदी अरेबिया, अल हनफ सादजी लेड द मेन योगा सेशन, मार्किंग द फर्स्ट टाइम अ सऊदी वुमेन इंस्ट्रक्टेड ए योगा सेशन। देखो, इन इजिप्ट अ फोटो कंपटीशन वर ऑर्गेनाइज ऑन योगा डे, पॉपुलर योगा सेशन लोकेशन इंक्लूडेड द बैंक्स ऑफ नाइल रिवर वगैरह।
Global yoga session. Yoga sessions were held at various international locations. Maharaja Viraja Pagoda Complex in Myanmar, for children with disabilities in Bahrain, Gale Fort in Sri Lanka, ऑब्जर्वेशन डेक इन न्यूयॉर्क। तो जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं ना आईआर में, सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, तो सिर्फ योगा लिख देने से कुछ नहीं होगा, ये सारे एग्जाम्पल हमें लिखने होंगे। कि सारे एग्जाम्पल लिखेंगे नहीं, एक दो तो एग्जाम्पल हमें लिखना होगा ही, तो जाके बात बनेगा। पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की भी बात कर लेते हैं। इंडियन प्रोडक्ट का काफी दिमाग है। अराकू कॉफी, कॉफी प्रोड्यूस्ड इन अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश इज रिनाउंड फॉर इट्स रिच फ्लेवर एंड अरोमा। पूरे वर्ल्ड में काफी बिकता है ये। इस पे प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस प्राइड इन सीइंग इंडियन लोकल प्रोडक्ट गेन ग्लोबल recognition. Prime Minister Modi's Man Ki Baat highlights the widespread celebration, recognition of Indian culture, heritage, and product worldwide. The global participation in events such as Yoga Day and the celebration of Indian heritage in various countries reflect the deep-rooted influence and pride of the Indian diaspora. आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करोगे? हमारे टेलीग्राम चैनल से। लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू। जय हिंद।